उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया और आज से ही इन प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। वैसे तो 5 प्रदेशों में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही होंगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के ऐलान के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार में आतंकवादियों और माफियाओं के प्रति संवेदना दिखाई जाती थी, जबकि उनकी सरकार जनता के प्रति संवेदना दिखाती है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये उपयोगी इंटरव्यू। विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं। तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है। और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं, वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त हुआ। दो 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने पर कोई मानता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या 2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे,
लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज़्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसकी एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की कि आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा वे सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे उनको भी, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था, अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, अब पेशेवर अपराधियों के प्रति थी। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली को ध्यान में रखना है। अगर उसके उत्साह और उसके उमंग के लिए किसी माफिया, पेशेवर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना आवश्यक है तो वह भी हम चलाएंगे और हमने चलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए आवश्यक था क्योंकि यही जनता दबी थी, यही जनता की आवाज़ इन माफियाओं के सामने दबाया जाता था। वह किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी दलित का, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं पे डकैती डालते थे, कोई उनको रोक टोक नहीं थी। उनके अवैध संपत्ति का उन्होंने सृजन किया और बहुत सारी जगह, तो यहाँ लखनऊ में तो एनिमी प्रॉपर्टी पर, एनिमी प्रॉपर्टी उसमें राज्य सरकार केवल उसका कस्टोडियन होता है। डीजीपी बंगले से 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 4 हवेली खड़ी कर दी थी। हम लोगों ने पूछा भी आखिर ये कैसे?
2011 से लेकर 2016 के बीच में सब बने थे, इल्लीगल था। हमने कहा भी अवैध तरीके से बनाया गया है, तो अब जो अवैध है तो उसके लिए तो बुलडोजर ही उसका साथी हो सकता है, तो उसमें बुलडोजर चले हैं। जहां पर सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो मेरी संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है। आपको मुझसे विद्वेष हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्यों हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, मेरे खिलाफ लड़िए, मेरे खिलाफ बोलना, मेरे खिलाफ बोलिए। वो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से मिला हुआ पैसा है, जिसको वो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी हुई है, देश की संपत्ति है, वो राज्य की प्रॉपर्टी है, हम कस्टोडियन मात्र उसके हैं। लेकिन मेरा दायित्व तो बनता है कि उसकी संपत्ति, उस संपत्ति की रक्षा हम करें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति जलाई है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रवृत्ति थी पहले 2017 के पहले, उन संपत्तियों को नष्ट करने वाले लोगों को सम्मानित करती थी राज्य सरकारें। हमने कहा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका इन्हें भुक्तभोगी होना चाहिए। हमने कानून बनाया, पहले हमने ऑर्डिनेंस लेके आए, जब माननीय न्यायालय में इसकी सुनवाई होने लग गई तो हमने एक्ट बनाया, एक्ट बना करके फिर पोस्टर भी चस्पा किए और उनसे वसूली भी प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून का राज है तो इसलिए है क्योंकि एक गरीब, एक गांव, एक किसान, एक नौजवान और एक महिला के प्रति सरकार जितनी संवेदनशील है, उतना ही अपराधियों और एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के प्रति सरकार उतनी सख्त भी है। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों में जब समन्वय होगा तो राज्य की व्यवस्था चलती है। जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो मान के चलेंगे उनके पोस्टर भी चस्पा होंगे और उनसे वसूली भी होगी। जो लोग, जिन लोगों ने गरीबों का, व्यापारियों का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके जबरन अपनी हवेली खड़ी की है, तो या तो वह हवेली वो वापस उनको करें, नहीं होती है तो इस सरकार की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय एक स्लोगन दिया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उन्होंने ये कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा होगा। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2,61,00,000 परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थी। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर की स्थिति बहुत खराब थी। यानी 1947 से लेकर 2017 तक क्या कर रही थी सरकारें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि 1947 से 17 में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज यूपी में बने थे गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 61 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। ये है उपलब्धि। प्रदेश ने आज
हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में वे परिवर्तनकारी बनी हैं, उनकी खुशहाली का कारण बनी है। और ये योजनाएं हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देख करके नहीं दी। सबका साथ, सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया। आज इसका लाभ प्रदेश का हर व्यक्ति पा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार करेगी तो उपयोगी होगी। जो सरकार कुछ नहीं करेगी तो वह अनुपयोगी रहेगी। तो 2017 के पहले 2003 से 17 के बीच में जो तीन सरकारें आई थी, ये प्रदेश के लिए अनुपयोगी थी, प्रदेश के विकास में बाधक थी, और प्रदेश के विकास में ही नहीं देश के विकास में ही बाधक थी। 2017 के बाद जो सरकार आई वह न केवल विकास के मुद्दे पर बल्कि हमारी सरकार ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया। देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं, और संकल्प है एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी इधर उधर नहीं होंगे। दूसरा संकल्प है सत्ता में रहेंगे तो सुशासन के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। और तीसरा है अगर हम सत्ता में हैं तो हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए विकास को प्राथमिकता देंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने तीनों संकल्पों को अक्षरशः लागू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोगी इंटरव्यू आपने सुना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.